में 10-11 में कॉमनवेल्थ के समय और 2 यूनिट आई 500 मेगावाट की। वी प्रोड्यूस मिलियन वाट्स ऑफ स्माइल। जो देश का टारगेट है नेट जीरो, तो उसमें तो हमको आना पड़ेगा। चीप इफिशिएंट बिजली लोगों के लिए भी और डीवीसी के चलने के लिए भी ज़रूरी है कि सस्टेनेबिलिटी रहे। जब तक इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं रहेगी कोई प्रोजेक्ट की चलेगी नहीं। स्वागत है आपका मेजिया थर्मल पावर स्टेशन का, जो डीवीसी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ये बांकुड़ा जिले में है और सुबह सुबह का वक्त हल्की हल्की ठंड और माइग्रेटरी बर्ड से भरा हुआ ये हमारा रिजर्वायर। आज हम लोग जानेंगे मेजिया थर्मल पावर स्टेशन के बारे में और आपको जान के आश्चर्य होगा कि सुबह सुबह यहाँ के हेड ऑफ द प्रोजेक्ट मॉर्निंग वॉक करते हुए यहाँ दिखे गए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, हेड ऑफ द प्रोजेक्ट मेजिया थर्मल पावर स्टेशन श्री VN शर्मा सर एंड श्री सुब्रतो शांतरा, हेड ऑफ ONM मेजिया थर्मल पावर स्टेशन। स्वागत है सर आप लोग दोनों का। मेजिया थर्मल पावर स्टेशन चूंकि डीवीसी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके बारे में शॉर्ट में कुछ अगर इंट्रोडक्शन देना चाहे, कब से यूनिट स्टार्ट हुआ, इनिशियल प्लानिंग क्या था और आज किस स्टेज पर हम लोग हैं? मेजिया थर्मल पावर स्टेशन अभी ईस्टर्न रीजन का सबसे बड़ा प्लांट है। डीवीसी का ही नहीं, ईस्टर्न रीजन का सबसे बड़ा प्लांट है। इसकी जो फर्स्ट यूनिट है 95-96 में कभी कमीशन हुई और उस समय 3 यूनिट थी 210 की। बाद में एक 210 की और यूनिट आई, उसके बाद 250 की 2 यूनिट आई 2005-06 के आसपास, और फिर 2011 में 10-11 में कॉमनवेल्थ के समय और 2 यूनिट आई 500 मेगावाट की। तो अभी कुल मिला के 2340 मेगावाट है और 8 नंबर्स यूनिट है इस संख्या के हिसाब से और कैपेसिटी के हिसाब से भी इस रीजन की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट है। ये हमारे लिए और भी गौरव की बात है कि ये तो जिस समय बना उस समय अपने आप में अल्ट्रा मॉडर्न था ही। इसके बाद भी और जैसे डिनॉक्स 210 मेगावाट की एक यूनिट में 250 और 500 की 2 यूनिट में हो गई है। FGD जो फ्लू गैस रिसर्फराइजेशन है, वो मेजिया ईस्टर्न रीजन का यूनिट मतलब स्टेशन है जिसमें सब यूनिट में FGD लग रहा है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 500 मेगावाट की 2 यूनिट में कमीशन कर लिया है और सक्सेसफुली चल रहा है। 210 की एक यूनिट में भी कमीशन कर लिया है और कुछ ही समय में 250 की एक यूनिट में कमीशन कर लेंगे। जो ज़रूरी है इंडियन कोल में, हालांकि सल्फर कम है। एक समय गवर्नमेंट का पॉलिसी हुआ था सब में लगाने का, लेकिन बाद में स्टडीज आई तो गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्स किया उसको। जो रिमोट एरिया में है, जो डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, वहाँ डिनॉक्स ड्रॉप कर दिया गया। तो मेजिया हालांकि दूर में था, लेकिन यहाँ कंप्लीशन स्टेज में है, तो हम लोग उसको सारे को कंप्लीट कर लेंगे। उससे बहुत सारी फ़ायदा है। एक तो चूँकि संख्या में काफ़ी है तो उत्सर्जन भी काफ़ी होगा, तो कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इवन डिनॉक्स के साथ जो पार्टिकल मिशन है, FGD के साथ जो पार्टिकल मिशन है, उसमें भी कमी आती है। तो कुल मिला के वातावरण के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेजिया चूँकि एक रिमोट लोकेशन में है, यहाँ से 3-4 शहर हैं जो करीब 30-40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, छोटे छोटे शहर हैं। और आसपास के गांव के लिए भी एक ड्रीम है मेजिया, क्योंकि यहाँ चूँकि प्लांट बना, आसपास में इंडस्ट्री वगैरह नहीं है, जो मूल संसाधन है वो कम है। तो मेजिया बनने से हमारे इस क्षेत्र के लोगों को भी काफ़ी सुविधा मिलती है। आप ये जानते होंगे कि एक समय टैग लाइन था, वी प्रोड्यूस मिलियन वाट्स ऑफ स्माइल। ये सच्चाई है कि यदि ये इंडस्ट्री यहाँ नहीं होती तो ये मार्केट इतना बड़ा नज़दीक में दुर्लभपुर नहीं होता। मैं कुछ दिन पहले गांव में गया था, यहाँ भैरव बाबा का मंदिर में कुछ पूजा था, उसमें गया था, तो लोगों के मुंह से डीवीसी के बारे में सुन के काफ़ी अच्छा लगा। एक्चुअली वही हमारे जो सोशल रिप्रेजेंटेशन हमारा है वही है, लोग खुश रहें। तो चूँकि मेजिया यहाँ है, आसपास के जितने CSR क्षेत्र में हैं, मेजिया उनके लिए बहुत सारी चीज़ करती है।
कुछ भी हम करें उसका ह्यूमन फेस तो होना चाहिए ना। तो ये सॉक्स और नॉक्स जो टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में अगर बताएं, मतलब कॉमन ऑडियंस को जिनको इंजीनियरिंग से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है और पावर प्लांट के बारे में उनको आइडिया नहीं है, तो शॉर्ट में अगर बता सके क्या करता है एक्चुअली वातावरण को दूषित करने के लिए नॉक्स सॉक्स वन ऑफ द एलिमेंट है। तो ये इंडियन गवर्नमेंट का जो पॉल्यूशन का नॉर्म्स है उस बेसिस में सॉक्स और नॉक्स को विद इन लिमिट रखने का जरूरत है। तो इस कारण से सॉक्स और नॉक्स के लिए स्पेशली हम लोग जब ये किए थे पॉल्यूशन का नॉर्म्स को मेंटेन करने के लिए, तो यहाँ पर 5-6 250 मेगावाट का यूनिट, 7-8 50 मेगावाट का यूनिट, इसमें डिनॉक्स, तो 4 नंबर जो 210 का यूनिट है उसमें भी डिनॉक्स सिस्टम लगा हुआ है जो BHEL के थ्रू लगाया गया है। और FGD जो डिनॉक्स जो डिसल्फाइजेशन सिस्टम है वो FGD जो लगाया गया वो L&T के थ्रू लगाया गया। इसमें 7-8 500 मेगावाट का यूनिट ऑलरेडी कमीशन है और रनिंग भी है। और 1 से 6 का जो यूनिट है जैसे कि साहब बताए हैं, 1 से 6 में ऑलरेडी 4 नंबर जो 210 का यूनिट है उसमें ऑलरेडी कमीशन हो गया है। और अभी 250 मेगावाट यूनिट जो 6 नंबर है उसका कोल्ड सेटिंग चल रहा है और बहुत जल्द जब ये यूनिट आएगा ओवरऑलिंग के बाद उसमें भी आपका FGD जो है वो चालू हो जाएगा। तो परिवेश को ध्यान रखते हुए DVC बहुत सारा चीज कर रहा है। नॉट ओनली दैट, हम लोग 1 to 3 में ESP ऑगमेंटेड भी कर रहा है, ताकि एक्चुअली पुराना जो ESP था उसका जो पॉल्यूशन का एमिशन का नॉर्म था वो थोड़ा सा ज़्यादा था। तो ESP ऑगमेंटेशन के बाद जो एक्चुअल अभी का जो नॉर्म्स है पॉल्यूशन का वो हम लोग अचीव कर लेंगे। आप लोग ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ESP का फुल फॉर्म क्या होता है। चीज़ है, मतलब हम लोग एक सेंटेंस में कह सकते हैं कि DVC अपने एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी कमिटेड है ताकि उसको क्लीन रख सके और फ्यूचर के लिए उसको सस्टेनेबल वे से हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। एकदम सही। ये यहाँ चूँकि प्रोजेक्ट पुरानी हो चुकी है तो बहुत सारे कार्य इसके लिए चल रहे हैं। जैसे 17 साहब ने बताया कि ये ESP ऑगमेंटेशन का चल रहा है, FGD का हो गया, और कुछ जो पैनल्स थे उसका मैक्स अपग्रेडेशन का चल रहा है पुराने यूनिट का। नए में तो मैक्स है ही, वो स्टेट ऑफ द आर्ट है उसका कंट्रोल सिस्टम जो नए यूनिट है, इवन 5-6 का भी। और यहाँ कुल मिला के आप जानते होंगे यहाँ DVC के करीब 1000 एम्प्लाई हैं, और आसपास के गांव के और जो अलग से काम करते हैं जो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हैं वो भी करीब 4000 प्लस है। टोटल मिला के करीब 5-5.5 हजार आदमी काम करते हैं। माने उनकी सीधी जीविका इस प्लांट से चलती है। तो ये लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं और उसके चलते मार्केट एम्प्लॉयमेंट भी है, जो दुकानें होंगी, दुकानें हैं, ट्रैफिक है, आसपास में खाना माने जो सब्जी वगैरह वाले लोग हैं, आसपास के दूध बेचने वाले हैं, उनकी भी जीविका चलती है। तो कुल मिला के ये इंडस्ट्री ज़रूरी था, और ज़रूरी था तो हमारा जो CSR प्रोग्राम है जो DVC में बहुत पहले से CSR चल रहा है। DVC का नाम एक्चुअली CSR से ही ज़्यादा है। जब आप जानते होंगे दामोदर वैली कॉरपोरेशन स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी और स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ये बना था। तो इसके बहुत सारे सामाजिक दायित्व थे। अभी तक करीब कितना 78-79 साल हो गए, तो DVC उसको भली भांति वहन कर रही है। अब तो हमको तो बिजली, पहले हमारा एक संकल्प था, अभी बिजली मेजर हो गया है, क्या कि उससे अर्निंग भी करना पड़ता है, सस्टेन करने के लिए तो मनी चाहिए। तो चीप इफ़िशिएंट बिजली लोगों के लिए भी और DVC के चलने के लिए भी ज़रूरी है कि सस्टेनेबिलिटी रहे। जब तक इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं रहे कोई प्रोजेक्ट की चलेगी नहीं। तो हम लोग उस हिसाब से भी काफ़ी आगे बढ़े हैं। मेजिया में और बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं जोड़ के देख रहा था, करीब 2500 करोड़ की नई परियोजना चल रही है, जिसमें एनवायरनमेंट के और भी है, जैसे रूफटॉप सोलर है, हमारा फ्लोटिंग सोलर भी है 14 मेगावाट की। तो ये सारी STP चल रही है,
तो ये सारी परियोजनाएं हमारी चल रही है। तो यहाँ पर तो फ्लोटिंग सोलर का भी ये यहाँ पर है, वो तो अभी छोटी सी लगी हुई है, 14 मेगावाट का भी प्रोग्राम है, उसका भी सामान आना शुरू हो गया है। तो आप हो सकता है 5-6 महीना बाद आएंगे तो मेन दिखने लगे। रूफ टॉप सोलर भी हमारा DAV स्कूल है उसमें सबसे पहले लगा था, और कई जगह है छोटी छोटी लगी हुई, और कभी वो अभी करीब 1 मेगावाट की करीब वो भी हो जाएगी, नई करीब 733 या कितना है उसके आसपास का कुछ रूफ टॉप प्रोजेक्ट है। तो उस हिसाब से हम लोग ठीक है समय के साथ चल रहे हैं, क्या कि RE में तो चेंज करना पड़ेगा, जो देश का टारगेट है नेट जीरो, तो उसमें तो हमको आना पड़ेगा। अब आता है वेस्ट मैनेजमेंट, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। पावर प्लांट से तो देखिए सबसे पहले तो कुछ जल बाहर निकलता है जो जिसमें कुछ पोल्यूटेंट हैं, क्योंकि उत्सर्जित जल है काम के बाद का, तो उसके लिए हमारा ETP है, तो ETP में उसको शुद्ध करते हैं। कॉलोनी के अंदर और नज़दीक में STP भी का काम चल रहा है, और कुछ वर्किंग भी हो गए हैं। और सबसे बड़ा जो हम लोगों की समस्या है वो ऐश की है। जिप्सम तो अभी नया FGD में बनने लगा है, तो उसको मार्केटेबल है तो पूरी मार्केट हो जाती है। ऐश को लेके थोड़ा सा समस्या रही है। 2020 के आसपास ऐश डिस्पोजल की काफ़ी समस्या थी, लेकिन अभी उतनी समस्या नहीं है। इसलिए कि अभी जो NHI में ऐश का काफ़ी कंजम्पशन होने लगा, तो वो एक्चुअली फ़ायदा पहुंचा रही है। यदि हम ऐश से नहीं बनाते उसके तो मिट्टी लगती, तो जो अच्छी सॉइल है उसकी बचत होती है। हमारा भी समस्या जो ऐश डिस्पोजल का है वो भी कम हो रहा है। दूसरा है लो लाइंग एरिया में फिट करना, पुराने माइंस में फिट करना, ये सब तरीका है ऐश डिस्पोजल का। तो वो चूँकि उस समय काफ़ी समस्या तो काफ़ी ज़्यादा ऐश यहाँ ये थी, लेकिन अभी रिसेंट टाइम में जो है हम लोग पूरा ऐश का डिस्पोजल अच्छे क्वांटिटी में हो रहा है। जितना हम लोग ऐश निकल रही है हमके, उसका लगभग डबल हम लोग यहाँ से डिस्पोज कर रहे हैं, ताकि 2030 तक है कि जो लिगेसी ऐश है उसको ख़त्म कर लिया जाए। तो हम लोग कृत संकल्प है कि गवर्नमेंट के जो मानदंड हैं उनको पूरा माने और उसको ज़रूर अचीव करेंगे, ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये प्लांट तो अभी नई पावर प्लांट को 25 साल की नॉर्मल लाइफ मानी जाती है। उसके बाद जो नई रेगुलेशन है उसमें कुछ और RNM आइदर वन टाइम कंसोलिडेटेड या पर ईयर कुछ स्पेशल अलाउंस देके 10 साल और लाइफ एक्सटेंशन की बात कही गई है। तो हमारी 3 यूनिट शुरू वाली जो थी 1, 2, 3, उसमें लाइफ एक्सटेंशन वाले टाइम में अभी आ गई है, तो उसके लिए हम लोग स्पेशल अलाउंस से ये कर रहे हैं, और कुछ बड़ा कंसोलिडेटेड करने का भी सोच रहे हैं। तो उस माध्यम से अभी बहुत ज़्यादा समस्या उसमें नहीं है। अच्छा, ऐश पॉन्ड चूँकि वो भी शुरू में बनी थी 210 मेगावाट 3 यूनिट के लिए, धीरे धीरे कैपेसिटी इन्हांसमेंट होता है, ऐश पॉन्ड बढ़ा। उसके बाद अभी उसका भी स्ट्रेंथनिंग के लिए, ताकि कोई किसी ढंग की समस्या नहीं आए, बटरेसिंग करके एक प्रोजेक्ट है, वो भी बड़ी प्रोजेक्ट है, तो उसमें भी जोर से काम चल रहा है। तो कुल मिला के अभी जो स्थिति है बहुत समस्या नहीं है, क्या कि अभी तो NHI के प्रोजेक्ट रहेंगे भारत सरकार की, और जो भी सरकार के प्रोजेक्ट है उसी हिसाब से ऐश का काफ़ी डिमांड है। और जो लो लाइंग फील्ड है उसमें इंडस्ट्री लगाने में भी हम लोग वो ऐश दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा हमारा जो अभी उसको कंज्यूमर ही बोलेंगे, पहले हमारे लिए समस्या थी कि जगह खोज के ये करने की, अब NHI हमसे डिमांड करती है तो हम लोग उसको देते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं कि एक्चुअली हम लोग अभी जो भी मोड है उनका उस हिसाब से हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे रहे हैं और पहुंचवा भी दे रहे हैं। अच्छा, माने हम अपना डिस्पोजल समझिए कि माइंस में या कहीं करते थे, उस कॉस्ट में हम उनको दे रहे हैं। तो वो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस। अच्छा, ड्राई फ्लाई ऐश भी हमारा अभी अच्छी संख्या में निकलने लगी है। हमारे अलग अलग साइलोज हैं जिसमें ड्राई फ्लाई ऐश कलेक्ट करते हैं, और वो कैप्सूल टाइप बल्कर है जो पॉल्यूशन नहीं करे, ड्राई फॉर्म में सीमेंट इंडस्ट्री वगैरह में जाते हैं। आप देखेंगे हमारे बगल में नोबोको का एक प्लांट भी है, नोबोको सीमेंट प्लांट है, तो उनका भी लाइफलाइन MTPS है,
तो उसके लिए MTPS के लिए ही वो लोग नज़दीक में बनाए थे, क्या कि ड्राई फ्लाई ऐश की जो उपलब्ध माने ये यहाँ की क्षमता है उनसे उनका प्लांट चल जाता है। तो खैर हमारा वो पूरा ऐश नहीं ले पाते और बाहर भी जाती है और सीमेंट इंडस्ट्री में जाती है अच्छे खासी। सर सुबह सुबह आप लोगों ने इतना वक्त निकाला और आपने जो इतना समय हम लोगों को दिया, इतने सारे इन्फॉर्मेशन दिया, उसके लिए हम लोग पूरी टीम की तरफ से सर आपको शुक्रिया अदा करते हैं आप लोग सब।